नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आजाद भारत के 75 साल पूरे होने पर जो भी विश्लेषण देखने को मिल रहा है, उनमें से अधिकांश में पिछले 3 दशकों की बात हो रही है। जोर इस बात पर है कि कैसे इस अवधि के दौरान भारत एक बेमिसाल देश बन गया है। पिछले 75 साल में देश विकास के ज्यादातर मापदंडों पर काफी आगे बढ़ा है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने लक्ष्य से वर्षों दूर हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर, इकोनॉमी की दिशा में बहुत काम हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर हुए निवेश की रैंकिंग में भारत अफ्रीका के कई देशों से नीचे है। देश की आबादी की 34 करोड़ से बढ़कर 137 करोड़ से अधिक हो गई है। 74 साल में आम आदमी की कमाई भी बढ़ी है। 1950-51 में एक आम आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए थी, जो बढ़कर 2021-22 में प्रति व्यक्ति औसत आय 1,50,000 रुपए से ज्यादा हो गई है। आजादी के वक्त देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसको लेकर कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन 1972-73 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने पहला सर्वे किया और उसके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 8.35% थी। वहीं जीडीपी की बात करें तो जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 22% से ज्यादा थी, लेकिन जब वो छोड़कर गए तो ये हिस्सेदारी घटकर 3% आ गई। आजादी के बाद से अब तक देश की जीडीपी 50 गुना बढ़ी है। 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव के बीच हर एक के प्रयास से हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आज़ादी के बाद पिछले 75 साल में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन यह भी सच है कि भारत आज भी विकासशील देशों में आता है। सवाल यह है कि आखिर दुनिया के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं, हमारी मंजिल से कितनी दूर है। आज चर्चा इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे हमारे खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। तो 75 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था का सफर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कैसा रहा है, इसको लेकर अक्सर सवाल और वाद विवाद होते रहे हैं। साल 2014 से 2023 तक देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आम जनता का क्या सोचना है, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा अपने पक्ष में दावे भी होते रहे। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल का जिक्र किया और उस दौरान हुए विकास कार्यों की तारीफ की। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वे जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में कई मानकों पर भारत की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है, चाहे डिफेंस की बात हो या आर्थिक विकास की। भारत का वर्चस्व दुनिया में बढ़ता जा रहा है। दुनिया पीएम मोदी का सम्मान करती है, जो कि असल में भारत का ही सम्मान है। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह के भाषण का लब्बे-लुआब यह रहा कि मोदी के कार्यकाल में भारत में पिछली सरकारों के कार्यकालों की तुलना में बहुत प्रगति हुई है। बहरहाल मोदी बनाम 75 साल, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय इकोनॉमी की साइज के मामले में भारत दुनिया में लगभग 10वें-11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत वहां से जंप लेकर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया। मैं देख रहा था मॉर्गन स्टैनले, एक फाइनेंशियल फर्म है जो कि पहले भारत के बारे में कहती थी कि बहुत ही आर्थिक दृष्टि से यह कमजोर देश है। 2027 आते आते यानी 4 वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि सारी दुनिया भी जानती है। पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में आज ही हमारा भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया। पावर परचेजिंग पैरिटी के मामले में यह हैसियत सारी दुनिया में भारत की बनी है।
लगभग 900 करोड़ का एक्सपोर्ट 2013 में भारत का होता था डिफेंस आइटम्स का। आज वह एक्सपोर्ट बढ़कर 16,000 पहुंच गया है और मैं समझता हूं कि कुछ ही महीनों के अंदर वह 20,000 करोड़ क्रॉस करेगा, जो अब तक की बातचीत हुई है। मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भारत ने एक स्ट्रेटेजिक विजन की भी संकल्पना की है, जिसे हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर के नाम से जानते हैं। सागर के द्वारा हमारे कोस्टल नेबर्स के साथ भारत के आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिला है। इसके द्वारा मानवीय सहायता, पायरेसी और आतंकवाद को कम करने में भी काफी मदद मिली है। तो आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता आलोक वत्स जी हैं, कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी हैं, रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार संजय श्रीवास्तव जी हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आपसे ही सवाल कर लेते हैं। देखिए, आप 2013 के पहले खुद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि आप डिफेंस के मामले में जो 900 करोड़ एक्सपोर्ट करते थे वो 16,000 करोड़ चला गया है और 20,000 करोड़ तक जल्दी ही कुछ महीनों में आ जाएगा। स्टार्टअप जो कभी 500-600 हुआ करते थे आज 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। अन्य अन्य बातें आपको मैंने सुनाई भी है। अब इसमें भी आप मोदी जी की तारीफ नहीं करेंगे क्या? कितना बढ़िया काम किया। एक देश का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, इस बात का भी उल्लेख आया है। एक ने कहा आप बॉस हैं, एक ने कह दिया कि आप इतने पॉपुलर हैं कि आपका हमें ऑटोग्राफ लेने की जरूरत पड़ रही है। अब इसमें तो आपको तो आज तारीफ करनी पड़ेगी। नहीं सर, देखिए भारत बढ़ता है, आगे जाता है, हर व्यक्ति चाहता है, देश का हर सारी पार्टियां चाहती हैं कि वास्तविक रूप से देश आगे बढ़े जी। हम उस बात में बिल्कुल इनके साथ हैं, लेकिन राजनाथ जी वही है जो खुद ही निचले प्लान पर आ गए, मतलब डिमोशन वाले मंत्री हैं। फिर इस बात को समझना होगा कि खुद ही डिमोशन पे है और दूसरे के प्रमोशन की बात कर रहे हैं जी। हास्यास्पद बात है कि राजनाथ जी खुद ही डिमोशन पे हैं और आज वो बात जो कर रहे हैं तो ये तो और अच्छी बात है त्रिपाठी जी, वो डिमोशन में है उसके बाद भी तारीफ कर रहे हैं, यानी सत्य बात है। नहीं, ये बात सर इसलिए है कि डिमोशन पे है और भी डिमोशन ना हो उससे बचने का प्रयास है सर। अच्छा जी सर जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। इन्होंने कहा कि जो है डिफेंस सेक्टर में हम बहुत कुछ निर्यात करने लगे। जी सर ज्यादा कुछ नहीं सर, एक सार्वजनिक उपक्रम, एक सार्वजनिक उपक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में बनाए हैं, ये वो लोग हैं सर। एचएल को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जी। मोदी जी ने अपने बड़के भैया है कि छोटके भैया है अनिल अंबानी को ठेका दिलाने के लिए पूरे देश को दांव पे लगा दिया और ठेका दिला कर रहे सर जी। एचएल को नहीं मिला। वही एचएल आप जिस हवाई जहाज को बेचकर पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, तो एचएल हुआ हो। आपने एक भी सार्वजनिक कंपनियां रक्षा क्षेत्र छोड़िए किसी क्षेत्र में नहीं बना पाए, एक भी अनुसंधान केंद्र नहीं खोल पाए हैं। हम 40 अनुसंधान केंद्र खोले हैं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें हम अनुसंधान केंद्र खोलकर हर जिलों में उसकी ऑफिस में बनाई हो। आप अपने जिले में जाएंगे, अगर आपके यहाँ गेहूं हो रहा होगा तो गेहूं अनुसंधान केंद्र आपको अपने जिले में मिल जाएगा जी। उसको हमने बनाया सर, हमने जी। अगर आप जाएंगे सर जी जी। बड़ी गंभीर बात राजनीति कही। हम उनको जो है वो पहले हमारे उत्तर प्रदेश के वो कलराज मिश्रा जी को हटाकर जबरदस्ती दिल्ली से आए हुए मुख्यमंत्री भी 2.5 वर्ष रहे हैं जी। उनके बारे में एक बात हमारे यहाँ फेमस रही है कि शिवराज जी के पहले वो घोषणा मुख्यमंत्री वही हुआ करते थे। घोषणाएं बड़ी बड़ी पहले से वो अच्छी से कर लेते हैं सर। और बात उन्होंने कही
कि हम 10 या 11 नंबर पे थे। ये सर एक मंत्री का बयान है कि मतलब 14 में इनको नहीं पता था कि हम कितने नंबर पे थे, लेकिन अपना वाला पता है। अरे देश का जानो, भाजपा कांग्रेस का ना जानो। उस समय हम 10वें नंबर पे थे, तो कभी हम 192 नंबर पे थे। ये जी। भी बताइए, ये बताइए देश को कि जब आजाद हुआ था देश, तो देश की कुल जीडीपी मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। और जैसा कि अभी आपने इंट्रो में बताया, एक व्यक्ति की आय 274 रुपये हुआ करती थी। आज और एक खत मैं बता दे रहा हूं सर, आज इनके शासनकाल में 9 साल में आर्थिक असमानता बढ़ी है। आर्थिक असमानता का अर्थ यह हुआ, आपके दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि जो अडानी है तो मोदी जी का मालिक है, क्योंकि वो चौकीदार है, मालिक अडानी है। तो अडानी की एक दिन की आय 1027 करोड़ रुपए, 1027 करोड़ रुपए 24 घंटे में अडानी कमाता है सर। जी। और 27 रुपए हमारे किसानों की आय है। ये अंतर है। वो ये जिसको व्यापारी है आपने या भी किसान है, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, इसमें अडानी जी की तुलना करने का क्या मतलब? सर हम बताएंगे सर, एक व्यक्ति को आप देश की अब तक जितनी 9 साल में जितनी कोयला खदान आवंटित हुई है, जी। उसमें से 2/3 खदान मोदी जी के मालिक को मिली है। क्या इस देश में और कोई व्यापारी नहीं है, या उसके पहले खदानों का आवंटन नहीं होता था? सर 7 एयरपोर्ट बेचा है इन्होंने, 7 में से 7 के 7 उन्हीं मोदी जी के मालिक को मिले हैं। ये सर ये 9 साल की इनकी उपलब्धि बता रहा हूं सर। वही मालिक को तो 1027 करोड़ रुपए वो उपलब्धि नहीं कमाएगा तो क्या संदीप त्रिपाठी कमाएगा? जी। सर उदाहरण दे ऑस्ट्रेलिया तक मोदी जी जाते हैं खदान दिलाने, और सर एसबीआई के डायरेक्टर को फ्लाइट पे बैठा के ले जाते वही लोन करा देते हैं। जी। इतनी सुविधा मिलेगी तो आप भी सर 27 करोड़ रुपए कमा लेंगे। अब सर थोड़ा सा और चल, आंकड़ों की बात कर लेते हैं। एक सवाल हमारा आपसे थोड़ा सवाल है। सवाल ये जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं राजनाथ सिंह ने अपने स्पीच में, भाषण में, बहुत अच्छा भाषण था, उनकी आवाज़ तो अच्छी है ही है, तो ये गलत है क्या कि 900 करोड़ आप निर्यात करते थे डिफेंस के मामले में, आज 16,000 करोड़ है। 500 से 600 आपके स्टार्टअप हुआ करते थे जो 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। ये सब गलत है क्या आंकड़े? जी सर बिल्कुल। दो आपने बात की, दोनों पर बात कर लेते हैं। सर हमारे पिताजी के पास 2 बीघे खेत थे सर। जी। तो 2 बीघे की खेती करते थे, तो सर 2 बीघे में पहले घर के लिए अनाज नहीं होता था जी। फिर सर खाद का समय आया, नई टेक्नोलॉजी आई, तो सर वो हम घर का करने के अलावा 2-3 कुंतल बेचने लगे सर। फिर हम और बेचने लगे जी। फिर सर हम घर का तो खा नहीं रहे थे, घर के लिए अपने अनाज रखना छोड़ दिए। हमको पीडीएस पे मिलने लगा सर, हम 9 कुंतल बेचने लगे सर जी, 1 बीघे के हिसाब से। तो आज सर जो वायुयान बनते थे एचएल में, पहले हमारी आपूर्ति नहीं हो पाती थी, आज हमारी आपूर्ति हो गई है, तो आप बेच रहे हैं। हम सिर्फ बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वायुयान या जो रक्षा उपकरण बन रहे हैं, फैक्ट्रियां आपने नहीं लगाई, पहले हमारी जरूरत थी, उस जरूरत को कंपनियां पूरी करती थी, आज सरप्लस हो गया, आप बेच रहे हो, या आप रखने नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि पर्याप्त हो गया है। इसीलिए सर एक बात और सेना की उन्होंने बात की, और रक्षा मंत्री भी, उनको बताना चाहिए कि क्या यूपीए सरकार ने उनको वर्ल्ड की 3रे नंबर सेना विरासत में दी या नहीं दी जी। दुनिया में नंबर 1 की पैरामिलिट्री फोर्स सबसे अधिक संख्या में, और सबसे प्रशिक्षित दी कि नहीं दी। और कम से कम यूपीए के 10 साल में कम से कम 5 ऐसी जो है पैरामिलिट्री की जो है यूनियन, जो जानता हूँ, ब्रिगेड जानता हूँ, जिसको कांग्रेस ने कम से कम किसी में 15 बटालियन बढ़ाया है, किसी में 10 बटालियन बढ़ाया है। तो आप बता दीजिए सेना के कौन से जो है एसएसबी में, सीआरपीएफ में, जो है किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में आपने कितने ब्रिगेड बढ़ाए हैं? सेना में आपने 1.5 लाख पद कम कर दिए हैं। सेना में आपने जो है ठेके पर जो है सेना के जवानों को रखना शुरू कर दिया है। आप कह रहे हैं देश बढ़ रहा है, सेना बढ़ रही है, कैसे सर जी? ये तो सर 2 अच्छी बातें होती है। एक बात सर, एक आलोक जी से पूछ लेते हैं ना, काफी लंबा हो गया है, फिर भूल जाएंगे ना।
आपने जितने आंकड़े दिए हैं सब भूल जाएंगे आलोक जी। सर जी। आलोक जी से एक मेरा अनुरोध है बात शुरू करने के पहले, अगर आपकी देखिए, अनुमति हो तो मैं संदीप जी के आंकड़े मेरे बड़े भाई हैं। ये अपने बनाए हुए हैं या किसी चलिए आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, अब बात आ जाए संदीप जी की पूरी। संदीप जी संक्षेप में पूरी कदम 1 मिनट में। जी, सर आलोक जी आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है कि मैं कई चैनलों पर आपको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखता हूं सर, और जी। बहुत जगह आप हम नेता बीजेपी के रूप में मिलते हैं, तो सर आप नेता बीजेपी के रूप में बैठा करें, हमें अच्छा लगेगा। चलिए ये आपका सजेशन है, आलोक जी ने सुन लिया। अब ये आलोक जी की मर्जी है कि करें कि नहीं करें। आलोक जी संदीप जी की बातों का उत्तर देंगे, फिर हमारे बीजेपी के पक्ष में ही रहेंगे। चलिए ठीक। हम इसके बाद हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार, उनके पास जाएं। संदीप जी की बातों का उत्तर देंगे ही, लेकिन उन्होंने जो आंकड़े गिनाए उस आंकड़े से इतर मेरा भी ये सवाल है आपसे कि जितना सब कुछ हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जीडीपी घट के 3 आ गई थी। 274 रुपए आजादी जब मिली है अपने को तो पर व्यक्ति की आय 274 थी, आज 1,50,000 रुपए है। ये सब सारी चीजें ऐसे ही हो गई, सब ये 9 साल में ही सब कुछ हुआ, बाकी सब खत्म हो था, इसके पहले कुछ नहीं था। आपने मेरे से प्रश्न, जी आप ही से करूंगा और किससे करूंगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, जितने भी प्रधानमंत्री थे, 14 प्रधानमंत्री हुए, सबका योगदान था जी। देश को आगे बढ़ाने में। नहीं तो इस बात को राजनाथ कोई सिंह जी नहीं- ने जिस तरह से तुलना की आज कि 2013 बताया, फिर 14 बताया, इतने स्टार्टअप, मतलब उन्होंने कहा कि मोदी ने पूरे विश्व में मान सम्मान बना दिया। इसके पहले तो हिकारत की दृष्टि से देखे जाते थे विदेशों में लोग, ये सारी चीजें। और उसके अलावा भैया 98 से 97 से 2003-4 तक का भी आप ही के समय का शासनकाल था। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि सारे लोग जो देश की सेवा में लगे थे उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है जी लेकिन जो चमत्कारी योगदान है जी वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में आया है। जो घोटालों रहित शासन है वो मोदी जी के समय में आया है। जी जो देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था में खड़ा किया है वो मोदी जी के साथ। जो देश में 47 किलोमीटर रोड बन रही है वो मोदी के समय में हुआ है। जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ है वो मोदी जी के समय में हुआ है। जी जो ट्रेनें द्रुत गति से चलाई गई है वो मोदी जी के समय में हुआ है। जो गरीबों को शौचालय मिले हैं वो मोदी जी के समय में हुआ है। जो पूरा भारत एक तरीके से महिलाओं के साथ जो हो रहा था गांव में वो अब दृष्ट इतिहास बन चुका है। गरीबों को मकान देने की कवायद राजीव गांधी ने कहा था, आपको याद होगा, 1 रुपया भेजता हूँ दिल्ली आ से। गए आप 35-40 साल पहले की बातों पे। ये कब तक कहेंगे? 87-88 में कहा था, आज 2023 है। 1947 में जीडीपी इतनी थी, अब तो 1947 से स्टार्ट किया है कि जीडीपी इतनी थी। लेकिन हमारे यहाँ जो 1 रुपया चलता है वो 1 रुपया समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के झोली में जाके गिरता है। ये किस शीशे से देख लिया आपने? किस शीशे से देख लिया कि पूरा पहुंच रहा है, बीच में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? योजनाएं जो आ रही हैं, संदीप जी प्लीज मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। संदीप जी मैं फिर आ जाऊंगा। जाता हूँ, लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ, उनसे सारी योजनाओं के बारे में पूछता हूँ और उनसे पूरी जानकारी लेता हूँ। संदीप जी प्लीज बात आ जाए। देखिए आपको उन्होंने बड़े ध्यान से सुना, आपकी बात भी स्वीकार कर ली कि बीजेपी नेता के रूप में मिलेंगे, अब तो आप उनको बोलने दीजिए। लेकिन आलोक जी बात यह है कि सब कुछ मोदी जी के समय हुआ, लेकिन मोदी जी के समय ही जो अपनी संपदाएं हैं वो भी बेची जा रही। एयरपोर्ट भी मोदी जी के समय बेचा गया। देखिए आप त्रिपाठी जी मेरे मुंह में गलत चीज डाल के निकलवाना चाह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा सब कुछ मोदी जी के समय हुआ जी। हमने कहा जो चमत्कारी उत्कृष्ट जी
कार्य हुआ वो मोदी जी के शासनकाल में हुआ। जी। मैंने ये नहीं कहा कि तुम औरों के शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, हम वही कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट बेचने का, रेलवे स्टेशन बेचने का, बाकी चीजें जो बेचने का काम हुआ वो भी मोदी जी के समय ही हुआ, ये भी कहिए ना। ये हिंदुस्तान में हमने बहुत सफेद हाथी पाल रखे हैं जी कितने दिन उसको हम और आप टैक्स भर के चलाते रहेंगे। जी उनको अमेरिका में 5 से 7% आदमी गवर्नमेंट सर्विस में रहता है, जी टोटल आदमी प्राइवेट सेक्टर में रहता है। जी और देश कहाँ है ये देख लीजिए। तो यहाँ अगर मान लीजिए कोई ऐसी व्यवस्था है जो सफेद हाथी बनी हुई है, जी। उसको हर साल करोड़ों करोड़ों रुपए देना पड़ रहा है चलाने के लिए, आउटपुट नहीं है, तो अगर उसको इफेक्टिवली किया जाए तो क्या हद है। आप प्राइवेट बसों पर देखिए और सरकारी बसों पर देखिए। मैं छोटे शहरों की बात करता हूं। संदीप जी प्लीज, आ रहा हूं, आपको फिर मौका दूंगा पूरा। जी जो बिहार, उत्तर प्रदेश और ऐसे छोटे शहर हैं, वहाँ प्राइवेट जो बसें चल रही है उनका कंडीशन देखिए, जो सरकारी बसें हैं उनका कंडीशन देखिए, जो सरकारी दफ्तर है उनका हाल देखिए, जो प्राइवेट दफ्तर है उनका हाल देखिए। ये रख रखाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए अगर देश को आगे बढ़ाना है तो क्वालिटी आउटपुट होना चाहिए। जी अडानी जी के अलावा कोई नहीं मिला जिसको एयरपोर्ट दे दिया हो, बेच दिया हो आपने। एक मिनट। अब हम बात कर रहे थे बेसिकली आज डिफेंस की। जी आज हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति वो नहीं है जो कांग्रेस के जमाने में। आज विश्व की किसी भी मिलिट्री से हम टकराने की ताकत रखते हैं, चाहे वो थल हो, जल हो या वायु हो। जी हर जगह मजबूती प्रदान हुई है और जबरदस्त। और आज जितना मेक इन इंडिया बन रहा है आज डिफेंस में, उतना कभी आजादी के बाद नहीं हुआ। आलोक जी, बिना मजबूती के इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, बिना मजबूती के, और अटल जी दुर्गा स्वरूप बोल रहे हैं उनको। आप मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। जी मैंने कहा अब आज का जो हिंदुस्तान का सैन्य शक्ति है, इंदिरा जी के समय वो विश्व के किसी भी सैन्य शक्ति से टकराने की ताकत नहीं रखता था। चलो पाकिस्तान पर जीत हुआ, उसके लिए इंदिरा जी बधाई की पात्र हैं, हमारे नौजवान बधाई के पात्र हैं, लेकिन आज विश्व के किसी भी शक्ति से हम टकराने की क्षमता रखते हैं। जी और हम उन देशों को उनको हम संदीप जी एक मिनट, संदीप जी थोड़ा धैर्य रखिए, संदीप जी धैर्य रखिए, उनकी बात आने दीजिए। जी अभी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों के जानकार उन देशों को हम आज मेक इन इंडिया के तहत अभी जो एक डील हुई है मोदी जी की अमेरिका में, जी उससे बहुत फायदा होने वाला है। वो तो रक्षा विषय ज्यादा डिटेल में बताएंगे, मैं तो कोई रक्षा विषय नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी जानकारी में है कि वो डील जो वहां हुई है उससे हिंदुस्तान में काफी फायदा होगा और यहाँ रोजगार भी काफी मिलेंगे और एक्सपोर्ट करने की भी फैसिलिटीज बढ़ेगी। चलिए हमारे साथ तिवारी साहब हैं। तिवारी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहा हूं। तिवारी जी, जो इस समय अचानक पिछले 5-6 महीने से ये बात आ गई है कि 2014 के पहले रक्षा के मामले में देश कुछ नहीं था, एक तरह से अभी कहा भी कि ताकत नहीं थी, वो ठीक है, मैंने उनसे सवाल किया कि भाई पाकिस्तान से लड़के जीत चुके हैं 2 युद्ध, 2014 2013 इन दोनों में, 2014 के बाद मैंने आज की मान लीजिए 2023 से 2014 के पहले में आप क्या अंतर पाते हैं रक्षा के मामले में? देखिए त्रिपाठी जी, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारत के राजनीतिक तंत्र की तरह सेना कोई ऐसी चीज नहीं जो 5 साल में बदल जाती है। ये एक स्थायी चीज है और ये लगातार कंटिन्यूटी में चलती रहती है। भारतीय सेना 1947 से, या बल्कि कुछ मामलों में देखें तो वर्ल्ड वॉर के समय से भारत की सेना बन चुकी थी। 47 के बाद से आजाद भारत की सेना में हम लोग आज तक चलते रहे। ये एक कंटिन्यू उपक्रम है जो आज तक चला आ रहा है। तमाम प्रधानमंत्रियों को, तमाम सरकारों को, तमाम राजनेताओं को अपना अपना श्रेय लेना है, लेने दीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि चाहे 47 का समय रहा हो, चाहे आज 2023 का समय हो, एक चीज कॉमन है कि भारतीय सेना का जो जज्बा है वो आज भी बहुत ऊपर है। और वो किसी राजनेता की वजह से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं, ये हमारी एक परंपरा है, हमारी एक लिगेसी है जो कि अनवरत चलती चली आ रही है। अब जैसा आपने सवाल पूछा कि 2013 और 14 में ऐसा क्या बदल गया, तो देखिए
किसी भी सेना को बहुत ही शक्तिशाली बनाता है उसका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस और उन डिसीजंस को ग्राउंड लेवल तक एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि ये एक बदलाव जरूर हुआ है 2014 के बाद कि मैं इंदिरा गांधी के काल पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ 14 और उससे पहले 2-4 साल आगे पीछे की बात कर रहा हूं कि कहीं कहीं ऐसा लगा था कि डिसीजन मेकिंग में कुछ समय ज्यादा लगता था पहली सरकारों में, और जब डिसीजन देर से लिए जाएंगे तो सीधी सी बात है ग्राउंड लेवल तक उनके एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा। तो सेना को इससे काफी नुकसान हुआ करता था। तो एक यही बहुत बड़ा अंतर है। बाकी जैसा मैंने कहा कि एक अनवरत प्रोसेस तरह सेना चल रही है। राजनेता हमारे जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस को सेना अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करती है। आज समय बदला है आज, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए जब समय बदला है हम आगे बढ़े हैं तो हमारी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आज जो विश्व है, आज जो संसार है, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो दुनिया भर में है, उससे हमारी चुनौती 2013 के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो हमको इस बात का संतोष तो होना चाहिए कि आज हम एक अच्छी ताकतवर सेना को हम बनाकर रख रहे हैं, लेकिन हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय दुनिया जिस तरह से बदल रही है, क्या हमारी सेनाएं उस बदलते भविष्य के साथ, बदलते विश्व के साथ अपने आप को तैयार कर पा रही हैं, और अगर कर पा रही हैं तो क्या ये आगे भी करती रहेंगी और कितनी तेजी से करती रहेंगी। क्योंकि हमेशा जब आप भविष्य की तरफ देखेंगे तभी आप अपनी सेना का सही आकलन कर पाएंगे। यहां पे आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होनी चाहिए, यहां पर राजनेताओं का श्रेय जितना है उतना ही होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि सेना के लिए आपको बहुत प्रैग्मेटिक और प्रोएक्टिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी, सोच डेवलप करेगी, जैसा कि अमेरिका, इजराइल या अन्य पश्चिमी देशों के अंदर है कि वहां पर सेना को नेता नहीं डिक्टेट करते हैं, उनकी वजह से नहीं बातें होती हैं। वहां पर सेना एक स्थायी तरीके से चलती है और एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ चलती है। तो मुझे लगता है कि भारत की सेना में एक बदलाव जरूर आया है कि जहां पर डिसीजन मेकिंग में लेट होता था, थोड़ा सा हम लोग पुरानी बातों पर ज्यादा ध्यान देते, अब कम से कम हम फ्यूचरिस्टिक विजन ले आए हैं और आगे इसको कई ज्यादा गुना स्पीड से बढ़ाने की आवश्यकता है। जी नहीं, जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि हम पूरी तरह से तो नहीं लेकिन आत्मनिर्भर हो गए हैं, खासकर रक्षा उपकरणों के मामले में। अब एक तरफ बस साहब यही बोल रहे हैं कि अभी जो अमेरिका में डील हुई है उससे हम कितने मजबूत हो जाएंगे। तो जब आत्मनिर्भर हो गए हैं पूरी तरह से, एक तरफ विदेश में जाके डील भी कर रहे हैं अमेरिका में जाकर के। देखिए त्रिपाठी जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है और हकीकत भी यही है कि आत्मनिर्भर भारत स्पेशली रक्षा के क्षेत्र में अचानक से नहीं हुआ जा सकता है। ये 20-25 साल लगेंगे आत्मनिर्भर होने में, बशर्ते कि उस दिशा में लगातार सही और उचित कदम उठाए जाते रहें। अब राजनाथ सिंह जी का भाषण है, रक्षा मंत्री का भाषण है, वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, वो जब भी भाषण देंगे तो उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वास्तविकता के धरातल पर हम देखें तो आत्मनिर्भरता की ओर भारत ने कदम बढ़ाए हैं रक्षा के क्षेत्र में, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप विकसित भारत देखना चाहते हैं तो आपको रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, लेकिन आज की जरूरतों के हिसाब से आपको विदेशों में डील भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक से आपके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बनने लग जाएंगे, 15 से 20 साल लगेंगे उस सिचुएशन में पहुंचने में। हाँ, ये जो स्पीड है, जो गति है इन कामों की, वो अनवरत बाधित नहीं होनी चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए, और जो डिप्लोमेटिक अड़चने हैं उनको हटाने काम राजनेताओं को करना पड़ेगा और सेना के साथ मिल करके काम करना पड़ेगा, तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। समय लगेगा, लेकिन उस समय तक हमें इंतजार भी नहीं करना है। इस वजह से हमको बीच बीच में विदेशों के साथ डील करनी पड़ेगी। अपनी सुरक्षा को देखते हुए हमें उन हथियारों की आवश्यकता है, वो बना करके रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री को आप कभी डिप्लीट नहीं कर सकते हैं। आप भविष्य की तरफ देखते हुए आज की जरूरतों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जी संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजीव श्रीवास्तव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पे जो सामने देखने को मिला, पहले के प्रधानमंत्री जी के जो दौरे हुआ करते थे तो इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं मिलता था देखने को। मुझे भी हो गए 37-38 साल जर्नलिज्म में, मैं इतना प्रचार प्रसार नहीं देखा। क्या, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, एक देश के राष्ट्रपति उनको बॉस बोल रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि हमें ऑटोग्राफ लेने की आवश्यकता पड़ रही, जरूरत है, लगता है ऑटोग्राफ लें, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को माने हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को इवेंट के रूप में नहीं परोसा जाता था। अच्छा है, आप बेहतर बताएंगे कि पूरे हमारे विश्व में इस समय भारत का क्या मान सम्मान है, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। लेकिन जो मुझे समझ में आया कि ठीक है, बहुत अच्छा उनका सम्मान हो रहा है, देश का नाम ऊपर हो रहा है, हमें गर्व है, लेकिन ये इवेंट के तौर पे भी परोसा जा रहा है प्रधानमंत्री जी का कहीं ना कहीं दौरा। क्या आपको नहीं लगता? देखिए त्रिपाठी जी, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि ये प्रचार प्रसार की वजह से ऐसा हो रहा है।
यदि आप भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो उनका 2014 से जो कार्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद से यदि आपकी भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति दोनों में अगर देखें तो बड़े परिवर्तन आए हैं जी। अगर आप विदेश नीति के स्तर पर आप देखें तो पहले की जो सरकार थी वो हमारे जो इमीडिएट जो नेबरहुड के जो राष्ट्र थे उनको इग्नोर किया जाता था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी सत्ता संभाली तो पहला उन्होंने विदेश नीति का आधार रखा कि नेबरहुड फर्स्ट, हमारे जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं पहले हम उनको प्राथमिकता देंगे। और इसी वजह से उन्होंने सारे जो राष्ट्राध्यक्षों को हमारे जो पड़ोसी राष्ट्रों के, यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी इनवाइट किया और वो आए भी, और उन्होंने इस पूरे उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए। सभी जो है साउथ एशिया के जो राष्ट्र थे वो शामिल हुए। तो ये जो एक बड़ा परिवर्तन था। दूसरा, जो हमारी विदेश नीति में पहले कभी हम लुक ईस्ट कहा करते थे, कहते थे कि हम साइड लाइन में बैठ करके एशिया पैसिफिक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको सिर्फ हम एक वॉचफुल मुद्रा में रहा करते थे। आज वो नीति बदल करके एक्ट ईस्ट हो चुकी है। आज हम सक्रिय रूप से इंडो पैसिफिक रीजन में पूरा अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आज भारत की भूमिका अपरिहार्य हो चुकी है। और ये तभी हुआ है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ कार्य किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ मैं उनकी जो टीम के अन्य सदस्य हैं, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम के श्री अजीत डोवाल और अन्य जो अधिकारी और मंत्रीगण हैं, सभी ने एक प्रोएक्टिव तरीके से संदीप जी आ ही रहा हूं, उनकी बात आ जाए श्रीवास्तव जी की, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आप सवाल कर लीजिएगा, संजीव श्रीवास्तव जी से कर लीजिएगा। नहीं, उनकी पहले बात पूरी आ जाए, पहले संदीप जी बात पूरी आ जाए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा। जी संजीव जी। मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। देखिए, और दूसरा ये है कि भारत की जो रक्षा नीति की बात है, तो आप देखिए तो आतंकवाद के मुद्दे पर ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का नया भारत है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। पहले जो मुंबई टेरर अटैक जब हुआ था तो उस समय की तत्कालीन सरकार का जो रिस्पांस था बेहद निराशाजनक था। मैं एक विदेश मामलों के जानकार होने के नाते, रक्षा संबंधी मामलों का जानकार होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये उस समय की सरकार का जो रिस्पांस था जरा भी उचित नहीं था। पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। आज के समय में पाकिस्तान यदि कोई भारत में आतंक की साजिशें रचेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाता है। 2 स्ट्राइक्स हम पाकिस्तान के अंदर कर चुके हैं, भविष्य में किसी स्ट्राइक्स के ऑप्शंस ओपन हैं, और आतंकवाद की कमर जम्मू और कश्मीर में तोड़ दी गई है। अब पाकिस्तान के प्रायोजित जो आतंकी हैं वो जंगलों में भागे फिर रहे हैं। पुंछ और राजौरी के जंगलों में वो कायरों की तरह से छुप करके हमले वगैरह करने की साजिशें रखते हैं, और वहां भी उनको नस्तनाबूद किया जाएगा। चाइना के ऊपर मैं आता हूं त्रिपाठी जी। चाइना के ऊपर देखिए, पहले ये था कि हमें बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तेज गति से आगे नहीं बढ़ाना है, ऐसा उस समय की सरकार की सोच थी, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इससे चाइना नाराज हो सकता है, चाइना वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हमारे अंदर घुस सकता है, वगैरह वगैरह की ऐसी सोच थी, जो कि एक बेहद जो है एक दब्बूपन था। लेकिन आज जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है वो चाइना से मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से शक्ति के साथ डील कर रहा है, क्योंकि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति की भाषा समझता है। और ये जो नया भारत है जिसमें कि हम शक्ति जो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को तो हमने किया ही है, साथ ही साथ बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जा रहा है। चाइना इससे भी आज बहुत दबाव में है। चाइना ने ये जो तमाम जो हरकतें वो करता है वो इस वजह से भी त्रिपाठी जी कर रहा है क्योंकि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज गति से डेवलप कर रहा है। मैं यहाँ पर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा, भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि पिछले 9 वर्षों में उन्होंने शानदार काम किया है और भारत सरकार ने उन्हें बजट भी बहुत बढ़ाया है। अभी आप पिछला बजट उठाकर देख लें तो BRO के बजट में 40% का इजाफा किया गया है। BRO ने ऐसी सड़कें बनाई हैं, इतनी ऊंचाई तक सड़कें बनाई हैं कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हो गया है। तो ये जो आज का जो नया भारत है वो चाइना का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शक्ति के साथ मुकाबला किया जा रहा है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी गहरा किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के संबंध अगर आप देखें तो बहुत ही गहरे और प्रगाढ़ हुआ है। अभी आप नरेंद्र मोदी जी की यात्रा को देख लीजिए और चाइना
संजीव जी थोड़ा संक्षेप में, संदीप जी काफी धैर्य खो रहे हैं आपसे सवाल करने। आप थोड़ा धैर्य रखें, आप थोड़ा धैर्य रखिए संदीप जी वो पॉलिटिशियन नहीं है। आप धैर्य रखें। चलिए आप, आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ, रुक तो जाइए, धैर्य तो रखिए। अरे संदीप जी रुक तो जाइए, धैर्य तो रखिए 2 मिनट, हम आपको मौका देंगे। आप धैर्य रखिए, मैं आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगा, आप धैर्य रखिए थोड़ा। देखिए मैं ये कह रहा था कि भारत की जो इंडो पैसिफिक रीजन की जो रणनीति है वो भी जो है बहुत ही कारगर है, और भारत चाइना के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए अपनी जो इंडो पैसिफिक जो नीति है उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका सभी मिलकर साथ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि त्रिपाठी जी, ये चाइना की जो चुनौती है 21वीं सदी की एक बेहद सबसे बड़ी चुनौती है, आतंकवाद की चुनौती की मैंने बात की ही। साथ ही साथ अभी आप देखिए तो चाहे वो वातावरण परिवर्तन का संकट हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, यहाँ पर भी भारत प्रोएक्टिव तरीके से कार्य करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा इनिशिएटिव किया गया। ये सब 2013 के पहले सब शून्य था क्या? और रहा सवाल, दूसरा सवाल आपसे, क्या सर्जिकल स्ट्राइक 2 ही हुई हैं अभी तक हिंदुस्तान में 1947 के बाद से हिंदुस्तान ने की है? सिर्फ 2? देखिए मैं ये अवश्य कहूंगा कि जो भारत के पहले की जो सरकारें हैं, मैं इनके योगदान को बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका योगदान नहीं है। नहीं, हम आपसे सवाल, माफी चाहते हुए मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक 2014 के पहले कभी नहीं हुई? देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के जो कुछ ऑपरेशंस अवश्य हुए होंगे, लेकिन उस सरकारों के अंदर इतना साहस नहीं था कि उसको घोषित रूप से बता सके। ये जो सरकार है सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और उसको अनाउंस भी करती है कि हाँ हमने ऐसा किया है, और उसका जवाब देकर दिखाइए, फिर हम आपको बताते हैं। तो पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये नैरेटिव। संदीप जी 1 मिनट, मैं आपसे मौका दे रहा हूं, थोड़ा सा बात संक्षेप में, थोड़ा संदीप जी थोड़ा संक्षेप में। प्रचार प्रसार से कूटनीति नहीं, विदेश नीति नहीं चलती। प्रचार प्रसार का एक छोटा रोल अवश्य हो सकता है, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक छोटा रोल अवश्य हो सकता है, लेकिन विदेश संदीप जी 1 मिनट मैं आपको मौका दूंगा पूरा, आप ही सवाल करिएगा, मैं चुप हो जाऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए। चलिए, नहीं वो रक्षा विशेषज्ञ हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं। देखिए वो पॉलिटिशियन नहीं है, मैं उनको बीच में नहीं रोक सकता। मैं उनको अरे सुन तो लीजिए, संत लीजिए, मैं उनको बीच में नहीं रोक सकता, वो हमारे माननीय अतिथि है। जी संजीव जी। मैं ये कह रहा था कि भारत की विदेश नीति में और भारत की रक्षा नीति में 2014 के बाद से बड़े परिवर्तन आए हैं। उसके पहले भी अगर आप सरकारों को देखें तो चाहे वो अन्य मनमोहन सिंह की सरकार हो, भारत अमेरिका की जो न्यूक्लियर डील कराने में उनका भी योगदान था, वाजपेयी जी की सरकार भी थी, उसके पहले की जो सरकारें उनका योगदान भी है। आज भारत जो इस स्थिति में पहुंचा है उसमें सभी सरकारों का मैं योगदान मानता हूं, लेकिन जो बड़े परिवर्तन आए हैं जिसकी कि आपने बात कही है, पूछी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति में और भारत की रक्षा नीति में बड़े प्रोएक्टिव स्टेप परिवर्तन आए हैं, और भारत की से जो विश्व की अपेक्षाएं थी वो पूरी भी हो रही है, और भारत जो है संजीव जी रोकेंगे आपको, संजीव जी रोकेंगे आपको, काफी हमारे संदीप जी उधर। संदीप जी आ रहा हूं मैं, हमारे आरपी श्रीवास्तव जी की इसमें टिप्पणियां है। श्रीवास्तव जी, जैसा कि मैंने सवाल किया था, अरे आरपी श्रीवास्तव जी से, हमारे वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी तो आने दीजिए भाई। संदीप जी आपकी आवाज कट के आ रही है, पहले आवाज ठीक कर लीजिए, आवाज ठीक कर लीजिए, कट के आ रही है, आवाज ठीक कर लीजिए। भाजपा के लोग बैठते हैं ना, उतार दूंगा। चलिए 3 सवाल है बस। हाँ रुक तो जाइए, आरपी श्रीवास्तव जी की टिप्पणी आ जाए। आरपी श्रीवास्तव जी, जैसा कि मैंने सवाल कर लिया था संजीव जी से, हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए था, कि क्या इसके पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? उन्होंने कहा कि हो सकता हुई हो, मैंने ये सवाल किया कि प्रचार प्रसार नहीं है। आप कितना सहमत है इससे? देखिए त्रिपाठी जी, चूंकि रक्षा मामले के जानकार हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो उनको तो सबसे पहले पता ही होना चाहिए कि इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक बहुत सारी हो चुकी हैं जी। चूंकि जहाँ तक प्रचार प्रसार का सवाल है, निश्चित रूप से पहले सेना में जो कोई इस तरह के ऑपरेशन होते थे पब्लिक डोमेन में नहीं आते थे। अब आज मान लो आ भी रहे हैं, तो अब ये सरकार की अपनी पॉलिसी है, जो वर्तमान सरकार है जी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि प्रचार प्रसार कौन सरकारों ने कितना किया है, उन सरकारों के ऊपर है, निर्भर करता है। लेकिन ये बात तय है कि इसके पहले बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक हमारी जो है बहादुर सेना ने किया, और उसका कोई बहुत ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार नहीं हुआ।
अब हो गया इसका, तो लोगों के जानकारी में आ गया कि सर्जिकल स्ट्राइक भी एक चीज होती क्या है ये अब पता चला, ये पता लग गया। और उसका क्या असर पड़ता है पॉलिटिकली वो अलग बात है। एक बात और भी मैंने कहा, मैंने सुना भी हमारे भाजपा प्रवक्ता ने बोला कि चमत्कार हुआ मतलब इन 9 सालों में। निश्चित रूप से ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 9 सालों में काफ़ी कुछ काम हुआ है। अब चमत्कार होने में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को और जो को भी एक चमत्कार बताया, और जो हमारे संस्थान थे बेचने को भी एक चमत्कार बताया, सफेद हाथी बताया। हाँ जी। तो मतलब वो भी बेचना भी एक चमत्कार होगा अगर इस दौरान हुआ तो सफ़ेद हाथी मान लीजिए होगा। लेकिन चूंकि सरकार अगर इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें अगर पूरा थोड़ा इनका अपग्रेड करती या इनको पूरा प्रमोट करती तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि इनका बेचने वाली बात। डिसइन्वेस्टमेंट की बात जो पहले भी थी, जब अरुण शौरी जी थे, आपने देखा होगा उनकी सरकार में, वाजपेयी जी की सरकार में, उस समय भी यह मुद्दा आया था। तो महंगी ज़मीनें, महंगे सारे संस्थानों को बेच के अगर कोई पूंजी जुटाई जाती है और कुछ किया जाता है, उसका देश के विकास में योगदान हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो। लेकिन ये भी संस्थान बड़ी, जिस भी सरकारों ने सोचा होगा, निश्चित रूप से उनका कोई विजन रहा होगा जी। और इसमें बहुत सारे लोग, अब जहाँ तक प्राइवेट बस और सरकारी बस की बात की जा रही, मेरा ये कहना कि ये बात सही है कि सरकारी प्राइवेट बस बहुत अच्छी हैं, तो सरकारी बस अच्छी क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि सरकार की तो चाबी आपके हाथ में, तो वो करना ज़रूरी था, और शायद हो सकता नहीं हो। लेकिन एक बात और भी है कि जहाँ तक इन 9 सालों में रक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए, निश्चित रूप से इसमें प्रगति हुई है। स्टार्टअप आए हैं बहुत सारे, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आया है, आना भी चाहिए। हमारी सेनाओं को मजबूत होना देश के हित में बहुत ज़रूरी है, ये सब सारी चीज़ें। और जैसा हमारे जो त्रिपाठी जी ने कहा भी कि आज 10-20 सालों तक अगर प्रक्रिया चलती रही तो हम काफ़ी कुछ आत्मनिर्भर हो जाएंगे जी। और डील जहाँ तक अभी तक ये बात पक्की है कि अभी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं, तो हमें डील करनी पड़ रही है बड़े सारे रक्षा जो है वो जो है चीज़ों से उनको सौदा करना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें हैं, और हमें लगता है कि ये नकार देना या ये बता देना कि पिछले सरकारों में कुछ नहीं हुआ, तो हमको लगता है कि सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, सारी सरकारों ने काम किया। अब सारी सरकारों ने काम किया तो अपने अपने तरीके से काम किया। लेकिन आपने देखा होगा त्रिपाठी जी कि 2014 के पहले लगभग 20 साल, 25 साल, 24 साल तक हंग पार्लियामेंट रही है। कोई भी डिसीजन मेकिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा जिस तरह से वर्तमान में जी। तो सरकार, जनता ने जो मैंडेट दिया तो खुल के खेलने का मौका भी दिया है, और इस पर भी अगर आप नहीं खेल पाए तो बड़ी बड़ी विडम्बना है होगी। तो मेरा ये कहना है कि आज की स्थिति में जो भी विकास हो रहा है निश्चित रूप से सराहनीय और देश के हित में है। और लेकिन पुराने जो सरकारें रही हैं उनके भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता जी। संदीप जी, आप सवाल कर लीजिए। किससे है सवाल? आपका आलोक बस जी से है कि हमारे संजीव श्रीवास्तव जी से है? सर आप जबरदस्त एंकर है, पत्रकार। सर आप मेरा टाइम काट लेंगे अगर मैं सवाल पूछूंगा। सवाल पूछ लीजिए सर। तो फिर सर उस समय का ध्यान रखिएगा। सवाल मेरे सिर्फ ये थे कि जो आप कह रहे हैं स्ट्राइक और युद्ध में फर्क क्या होता है जी। सर्जिकल स्ट्राइक और युद्ध में फर्क क्या होता है, पहला। दूसरा, गुट निरपेक्ष का विदेश नीति में क्या योगदान है, दूसरा। और तीसरा सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से आपके संबंध मोदी जी के आने के बाद बहुत बढ़िया बने, तो एक देश का नाम बता दीजिए जिससे आज भारत के संबंध बढ़िया हो। इवन मैं बता देता हूं, नेपाल जैसा देश आपको आंख दिखाते हुए खड़ा हो जाता है। यहां तक कि अभी वत्स जी आपसे नहीं है, हमारे संजीव श्रीवास्तव जी से आपके बस का नहीं है सवाल जी। अभी 3 सवाल, उनकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, जरा आप एक सवाल को जरा एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं जा रही। उनका कहना यह है कि एक भी देश का नाम बता दीजिए जिससे भारत के मधुर संबंध हो गए हों, सीधी सीधी भाषा में। गुट निरपेक्ष नीति क्या है, ये ठीक है? विदेश मामलों का क्या फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? और तीसरा सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक और युद्ध में क्या फर्क है?
बस उत्तर ले लूं संदीप जी, उत्तर ले लूं जी संजीव जी। देखिए सबसे पहला मैं इनका सवाल थोड़ा संक्षेप में संदीप जी दीजिएगा जी। देखिए वर्तमान समय में चाइना और पाकिस्तान को छोड़ करके भारत के विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ और गहरे हुए हैं। नेपाल पूछ रहे, नेपाल के साथ भी हमारे संबंध वर्तमान समय में लगातार अच्छे हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। और नेपाल में जो चाइना की जो साजिश है, आप मुझे बोलने का मौका दे पाए। अभी आप अपने संसद में अपने पुराने नक्शा लगाते हैं, इस पर वो विरोध कर सकता है। आपके खिलाफ संदीप जी सवाल पूछा तो उत्तर सुन लीजिए। संदीप जी सवाल पूछा, उत्तर सुन लीजिए। नहीं तो आप खंडन कर दीजिएगा ना कि गलत बोल रहे हैं, आप खंडन कर दीजिएगा गलत बोल रहे हैं। आप पहले जवाब सुन लें, उसके बाद आप सवाल करिए या खंडन कीजिए, वो आपका मन है। लेकिन मैं आपका सवाल बहुत अच्छे हैं, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए नेपाल के साथ जहां तक त्रिपाठी जी और हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका जो प्रश्न है, मेरा मानना है कि नेपाल में चाइना की साजिशें बहुत ही गहरी रही हैं। चाइना लगातार नेपाल में गहरी साजिशें रच रहा है, लेकिन उसका जवाब भारत ने नेपाल के साथ बेहतर से बेहतर संबंध बना के किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 साल के बाद नेपाल की यात्रा पर गए थे। उसके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने काठमांडू की यात्रा कभी भी नहीं की। जो 10 साल की जो सरकार चली है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उन्होंने कभी भी नेपाल की यात्रा नहीं की। आप रिकॉर्ड उठा के देख ले। हमसे हमारे मंत्री फोन करता था। देखिए और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे जो संबंध है चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर के सभी राष्ट्रों के साथ संदीप जी सुन तो लीजिए, संदीप जी सुन लीजिए थोड़ा संक्षेप में। संजीव जी बहुत संक्षेप में, थोड़ा सा समय कम है लंबा। अभी एक बार फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा, बत्सी जी के पास जाऊंगा जी। इनका दूसरा प्रश्न है, देखिए भारत की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो आतंकवाद के विरुद्ध थी, वो पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध नहीं था। युद्ध हुआ था, युद्ध हमने लड़ा है, पाकिस्तान से हमने लगभग 4 युद्ध लड़े हैं और जो है उसमें सभी में विजय पाई है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जो थी वो आतंकवादियों के विरुद्ध थी, ना कि पाकिस्तान के विरुद्ध थी। सर्जिकल स्ट्राइक एक स्पेशल ऑपरेशन था जो कि आतंकवाद के विरुद्ध किया गया था, क्योंकि हमारे ऊपर हमला किया गया था आतंकवादियों द्वारा। जी युद्ध जब होता है तो राष्ट्रीय सेनाएं सर्जिकल स्ट्राइक और युद्ध में फर्क ये होता है कि आप मुझे ना बताएं, आप मुझे ये ना बताएं प्लीज, आप अपनी बात रखें। आप मुझे करेक्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे को, आप मुझे करेक्ट ना करें प्लीज। मैंने बता दिया है उसको, आप अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे करेक्ट ना करें प्लीज। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बता दीजिए सही दे रहा हूँ या गलत है। आप मुझे करेक्ट करने की कोशिश ना करें, जवाब दीजिए अपने टाइम पे। सर्जिकल स्ट्राइक सर वो होती है जो सेना व कार्रवाई करती है, जो कि एक तरह से अवैध कार्रवाई होती है, जो है विश्व के सेना कानूनों के इतर होती है। उस कार्रवाई को हम कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। बहुत सारे देश एक दूसरे देश के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। सुनिए, सुनो, अज्ञान गणित मत करो, सुनना सीखो। सर्जिकल स्ट्राइक करता है और किस तरीके से वो उसको अनाउंस करता है। अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखी है, यूरोपीय देशों की सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखी है कि वो कैसे स्ट्राइक करता है, कैसे अनाउंस करता है। इसके लिए संकल्प होना चाहिए, इसके लिए चलिए संदीप जी आप दोनों लोग समाधान में निकाल लेता हूँ। आप दोनों संदीप जी प्लीज हम तिवारी जी से पूछ लेते हैं। तिवारी जी, क्या इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही हैं? जैसा कि हम लोगों को अपने मालूम है थोड़ा बहुत अंदर खाने की, कि इसके पहले भी इस तरह की, जैसा कि संदीप जी बोल रहे हैं कि कानून के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है, तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक इसके पहले नहीं हुई? क्या अंतरराष्ट्रीय कानून बोला है सर, अंतरराष्ट्रीय सेना कानून। चलिए हम अंतरराष्ट्रीय, आपने जोड़ दिया हमारी तरफ से, त्रिपाठी आप भी है, त्रिपाठी हम भी है, जोड़ दिया, अच्छी बात है जी। तिवारी जी देखिए त्रिपाठी जी, बात ऐसी है कि 1947 के बाद से अब तक निश्चित रूप से कई सारी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं और बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक एक शब्द है जो कि मीडिया के लिए गढ़ा गया है। बेसिकली ये स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं। अब ये ऑपरेशंस कई तरह के हो सकते हैं, इनके टारगेट कुछ भी हो सकते हैं। इनमें हो सकता है कभी हमें आतंकवादियों को मारना हो, कभी दुश्मन की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, कभी हमें उसकी लोकेशन का पता करना हो, कभी और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस करना मैं सही नहीं समझूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन सेना हमेशा से करती रही है।
अब आज के युग में उसको सर्जिकल स्ट्राइक जब कहा जा रहा है तो बेसिकली जैसा संजीव जी कह रहे थे कि आतंकवादियों को मारने के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है और वहीं से यह शब्द गढ़ा गया है। बाकी सर्जिकल स्ट्राइक वो भी होती है जब हमारे जासूस, हमारे इंटेलिजेंस गैदरर पाकिस्तान में, चाइना में अलग अलग जगहों पर छुप करके रहते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और वहां से सूचनाएं हमारे पास भेजते हैं ताकि हमारी सेनाएं आगे आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो निश्चित रूप से सर्जिकल स्ट्राइक तो हमेशा हुई है, लेकिन उरी में और इसके बाद बालाकोट में जो हुआ है ये अभूतपूर्व था। मैं ये भी कहूंगा कि इस तरह से किसी भारतवर्ष ने कभी कल्पना नहीं करी थी कि भारत की सेनाओं को ऐसी परमिशन दी जाएगी कि हम अपने एयरक्राफ्ट के माध्यम से दुश्मन के देश में जाकर के हमला करें, जो कि हमने युद्ध के समय तक भी नहीं किया था या हमको मना किया गया था उस समय की परिस्थितियों की वजह से। मुझे कारगिल वार याद आता है, मैं सेना में था। एक अंदर खाने हमेशा एक चर्चा चलती थी, काश वाजपेयी जी ने हमारे जगुआर जो कि एलओसी पर जाकर के लौट आए थे उनको इतनी छूट दे दी होती कि हम एक बार मुजफ्फराबाद या लाहौर चले जाते तो शायद कारगिल वार के साथ साथ पाकिस्तान का सिस्टम भी खत्म हो जाता। लेकिन उस समय के पॉलिटिकल कंपल्शन, इंटरनेशनल इश्यूज, भारत की जो एक छवि थी मॉडरेट देश की, उन सबको देखते हुए उस समय सही डिसीजन लिए गए। उस समय के हिसाब से आज सही डिसीजन लिए जा रहे हैं आज के हिसाब से, क्योंकि जमाना बदल चुका है, भारत की छवि बदल चुकी है और भारत की छवि बदलने के बाद अंतरराष्ट्रीय मानदंड भी बदल चुके हैं। तो आज की रिक्वायरमेंट सर्जिकल स्ट्राइक की है, बालाकोट और उरी पे हमलों की है, तो हम आज ये करते हैं। उस समय जरूरतें जो होती थी उसको करते थे। और मेरा अंत में इसी बात से करूंगा कि आप भारतीय सेना के ऊपर कृपा करके इतना विश्वास जरूर रखें कि सेना जो भी करेगी उसको कभी भी लाइमलाइट नहीं चाहिए, कभी कुछ नहीं चाहिए, कभी उसको सराहना भी नहीं चाहिए। बस उसको अपना काम शांतिपूर्वक करीब करने दें। जिसको लाइमलाइट लेनी हो, जिसको वाहवाही लेनी हो, वो लेता रहे। चल, एक बार आलोक जी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, संदीप जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप भी सुनिए उसको, उत्तर सुनिए उनका। जी एक मिनट जी, आलोक जी से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप भी उस सवाल को थोड़ा सुन लीजिए। आलोक जी, राजनाथ सिंह जी ने यह भी कहा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध है, मोदी जी ने ये अलग बात है कि उन्होंने कहा 4-5 घंटे के लिए रुकवा दिया। मोदी जी ने पुतिन जी से बात करके, जेलेंस्की से बात करके युद्ध रुकवा दिया। ये भी आज मतलब हमें, अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं तो मुझे विश्वास करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप भी बता दीजिए किस दिन किस टाइम पे रोका गया था। देखिए, कुछ घंटों के लिए रुकवाया होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि उन्होंने बराबर के लिए रुकवा दिया। लेकिन ये जरूर है कि पुतिन ने अगर कोई बात मानी उस समय के दौरान, और जिस तरीके से भारतीय स्टूडेंट को सामने में तिरंगा रख के और फुल प्रोटेक्शन के साथ निकाला गया बाहर, वो अपने आप में अभूतपूर्व था। पाकिस्तान के लोगों ने भी भारतीय झंडा लगाकर वहां से एस्केप किया, क्योंकि भारत का जहां झंडा था उसको क्लीन पैसेज मिल रहा था। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल था कि पूरे भारत के साथ साथ दूसरे पड़ोसी देश के नहीं हम वो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि कब रुकवा दिया था, डेट टाइम मिल जाए तो हम भी वो सैल्यूट कर ले। मैंने सारी दुनिया नहीं रुकवा पा रही, मोदी जी ने फोन करके 4-5 घंटे के लिए रुकवा दिया। देश और दुनिया जानता, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहाँ का वार महीना 15 दिन के लिए रुक गया हो, 2-4 घंटा के लिए कोई नेगोशिएशन के लिए। भाई साहब, ये अकेले वहां का नहीं हुआ, जहां भी भारतीय हमारे फंसे हैं, जहां गृह युद्ध हुआ है, जहां युद्ध हुआ है, वहां से हमेशा से वहां के स्टूडेंट और नागरिकों को निकालते आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि वहां मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को निकाल लिया। इस बात को भूल रहे त्रिपाठी जी कि इंडियन झंडा वालों को कहीं से कोई क्षति नहीं हो रही थी, जहां भी चूंकि वो यूक्रेन वासी नहीं थे, इसलिए झंडा कि मैं भारतवासी हूं, उनको रूस के सैनिक भी नहीं मारना चाहेंगे, यूक्रेन के सैनिक भी नहीं मारना चाहेंगे। और मैंने सुनिए यूक्रेन, मैंने वहां भी बात की, उन्होंने हमें कई स्टूडेंटों ने आके बताया कि हम लोगों को प्रताड़ित किया गया यूक्रेन के सैनिकों द्वारा। हो सकता है कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हूँ, मैं उसको नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन मोस्टली जो इंडियन झंडे के तहत थे, इवन पाकिस्तानी लड़कों ने इंडियन झंडा लेकर लगा लिया अपने सामने। ये पूरे विश्व ने देखा, देश ने देखा, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जी चलिए, श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी। आरपी श्रीवास्तव जी। देखिए त्रिपाठी जी, इस पर तो जितनी चर्चा की जाए कम है। और जहाँ तक अभी आपने कहा कि युद्ध रुकवा दिया, तमाम चीज़ें तो राजनीतिक बतौलेबाजी है, अपने अपने पक्ष रखती हैं, सरकार रखती है, हर पार्टियां रखती हैं।
अब रक्षा मंत्री जी चूंकि एक विशेष पद है देश का, देश के इसीलिए गंभीरता से लिया और उनकी हर बात की एक क्रेडिबिलिटी है, उनका बयान जो है विश्वसनीय होना चाहिए। इन सब बातों को लेकिन बस आवेश भाव में बोल देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। बाकी इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए और उनमें जो स्टार्टअप मेक इन इंडिया और ये तमाम चीज़ें जो ये प्रोजेक्ट आए वो अच्छे हैं और इसके तहत ही देश को आगे बढ़ना। और शायद देश की जनता ने उनको चुना भी इसीलिए है कि देश के हित के लिए जो ज़रूरी चीज़ें उनको पूरा करें। अगर देश के हित के लिए अक्षम हो जाते, इतनी मेजॉरिटी के साथ अगर कोई सरकार आती है और जनता ने विश्वास किया तो उसको तो वो जो है मानक पर उसको खरा उतरना पड़ेगा और उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक रहा पिछली सरकारों का ने कुछ नहीं किया, वो तो खैर एक तरह से जो है ये बात कहना उचित नहीं है। हर सरकार ने आज़ादी के बाद अपना काम किया। जब देश में अनाज नहीं मिलता था, जब खाने के लिए भुखमरी होती थी, हम PL 480 में गेहूं लेते थे, तो उस समय भी वो एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने PL 480 समझौते को रद्द किया और यहाँ पर अब आगे बढ़े। तो सरकारों का काम है अपने देश के हित में, जो भी राजनेता थे उन्होंने कुछ न कुछ जरूर किया है। अब रही बात है कि वो उन्होंने कम किया, हमने ज़्यादा किया, अभी तो ये तो तोड़ना है ना 2024। हाँ, तो ये सब चलता रहेगा कि हमने सबसे ज़्यादा किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चलिए हमारा समय भी। संदीप जी, एक आपसे हमारी गुजारिश है, आप बहुत सारे आंकड़े लेके आते हैं, ये वाला जरूर थोड़ा सा टाइम पता करिएगा। आप पता कर सकते हैं कि किस डेट और किस टाइम पे हमारा रूस और यूक्रेन का युद्ध रुका हुआ था। ये हम आपसे बाद में सवाल ले लेंगे। संदीप जी, आपसे ही सवाल कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपसे ही सवाल कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जरूर आंकड़ा निकालिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका, संदीप जी आपका, संजीव श्रीवास्तव जी आपका, तिवारी जी आपका और RP श्रीवास्तव जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो आज हमने चर्चा की आज़ाद देश में 75 साल की तुलना में मोदी सरकार के दौरान हुए विकास पर। हमने इन 75 सालों में विकास के विभिन्न पायदानों पर कदम रखा है। शिक्षा से लेकर व्यापार तक सभी मुद्दों पर विकास के नए आयाम गढ़े गए हैं। लेकिन 2024 में चुनाव से पहले देश की सियासत में यह गूंजने लगा है कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में नए विकास हुए हैं और बीजेपी इसका जोर शोर से प्रचार भी कर रही है। वहीं अब देखना लाजमी होगा कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं। फिलहाल इतना ही। जनता मांगे जवाब में नमस्कार। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।